होगा, ठीक है। और क्यू के रिस्पेक्ट में एक ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा दूँ क्या? मिटा दूँ। समझ गए? समझ गए? समझे नहीं? समझ गए? नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सिमेट्री टाइप्स में आता है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने अभी आपको एक ही का एग्जाम्पल दिया था ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि हम स्टीरियो केमिस्ट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री 4 प्रकार का पढ़ते हैं, है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री, मैं अकॉर्डिंग टू स्टीरियो केमिस्ट्री एक काम कर रहा हूँ, नोट्स बनाने के टाइम एक ब्रैकेट बना के ना जो आपको डाउट आता है, ज़्यादातर स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ ये सॉलिड स्टेट का बहुत डाउट आता है। डाउट है कि नहीं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में सॉलिड स्ट्रक्चर्स की बात होती है, स्टीरियो केमिस्ट्री में सिंपल स्ट्रक्चर्स की बात होती है, डाउट आने की कोई बात नहीं है। पर अगर मैं आपको ब्रैकेट में एक नोट लिखा के चलूँ कि स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है और इसमें क्यूब के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो आपको पढ़ने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। सब आप देख लेना, अकॉर्डिंग टू स्टीरियो केमिस्ट्री plane of symmetry वैसे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 3 प्रकार का सिमेट्री नहीं होता, और जो होते हैं वो हम और आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए 3 पढ़ लीजिए, स्टीरियो केमिस्ट्री में मैं और आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। अकॉर्डिंग टू स्टीरियो केमिस्ट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स। एक होता है मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैं ये चैप्टर को पढ़ने रखी पढ़ा रही हूँ। देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन है, इसीलिए नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना तो आपको अल्टीमेटली सब है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर करके चलेंगे। दोनों में एक साथ पढ़िए, आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे विद इन। ओके, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट टाइप होता है अकॉर्डिंग टू स्टीरियो केमिस्ट्री बताओ। देन होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम POS भी लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में इसको POS बोलते हैं। थर्ड है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डिपेंड करता है कितना कितना है, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर भी। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री एक और होता है एक और होता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, डायगोनल प्लेन्स, ठीक है। ये 4 प्रकार का आपका क्या होता है अकॉर्डिंग टू स्टीरियो केमिस्ट्री, ये 4 प्रकार, ठीक है। ये आपका क्या है, हेडिंग है, और ये आपका 1 2 3 4 4 प्रकार का POS पाया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो 4 प्रकार का POS पाया जाता है, इतना क्लियर है। पर स्टिल हमको पढ़ना क्या है, क्यूबिक सिमेट्री, राइट। तो क्यूब के अकॉर्डिंग सिमेट्री को पढ़ना है। किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्यूब के अकॉर्डिंग सिमेट्री पढ़नी है। तो अगर मैं आपको क्यूब के अकॉर्डिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री बताऊं तो क्या ये सब मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल, इसमें भी मैं ये सब कर सकती हूँ। डायगोनल POS पॉसिबल है क्यूब में, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री का ज़्यादातर हम नहीं देखते हैं क्यूब में, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ज़्यादातर हम प्लेन में करते हैं। अब देखिए क्यूब में प्लेन होता है, ऐसा मैं नहीं बता रही, किसी प्लेन के रेस्पेक्ट में ही हम 2 प्लेन देखते हैं आउट ऑफ प्लेन को। पर हाँ, स्टिल मैं आपको बता दूँ कि मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ज़्यादातर 2 डायमेंशनल सर्फेस में काम आता है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री की आप समझ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन कटिंग। मतलब अगर आप 3 डायमेंशनल सर्फेस की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल सर्फेस जो कि कुछ
ऐसा होगा, करेक्ट है? ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये जेड हुआ। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड में क्या है, एक्सिस है। ये आपका पर्टिकुलर जो ये मीटिंग पॉइंट है कॉमन वाला, ये आपका ऑरिजिन है ओ, करेक्ट? तो अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देख सकते हो। कैसे देखोगे? अच्छा, अगर मैं इसको एक क्यूब में तब्दील करूँ, क्यूब में तब्दील करूँ मतलब मुझे एक छोटा सा क्यूब बना के दिखाना पड़ेगा फिर आपको। देखिए ये आपका क्यूब, ये अपन क्यूब है। क्या है? क्यूब। क्या है? क्यूब है ना? अब इस क्यूब में आप समझो कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, मतलब क्यूब इज नथिंग, बट अगर मैं दो स्क्वायर को आमने सामने रख के उनको जोड़ दूँ तो वो एक क्यूब बन जाएगा, है ना? अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्यूब में अगर एक्स वाई जेड एक्सिस मुझे देखना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई पर्टिकुलर ऑरिजिन लेना है, कोई कॉर्नर को ऑरिजिन लेना है, और इस ऑरिजिन को मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ऑरिजिन को मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ऑरिजिन के अकॉर्डिंग मुझे अपना प्लेन देखना है। अब इस पर्टिकुलर ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में एक्सिस मुझे पता होगा, कोई भी आप तीन एक्सिस में एक्स वाई जेड किसी को भी ले लो, आप ले सकते हो। पर आज के वीडियो में मेरे चैनल में आपको ये जो पर्टिकुलर एक्स वाई जेड एक्सिस देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा ही ओरिएंटेशन है, मतलब इसका एक्स इधर ही आएगा, इधर वाई, इधर जेड, ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक्स इधर ही होता है, इधर ही होता है, ऐसा नहीं है। एक्स इधर है, इधर वाई है, इधर जेड है, ऐसा भी हो सकता था। एक्स इधर हो, वाई इधर हो, जेड इधर हो, ऐसा भी हो सकता है एक्स इधर हो, वाई इधर हो, जेड इधर हो। तो आप अलग अलग ओरिएंटेशन करके अपना सॉल्व कर सकते हो। पर अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग आपको जो आंसर आने वाला है वो सिर्फ एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मैं समझा दूँ कि आपको कैसा आपको सॉल्व करना है। तो एक्सिस तो आपको क्लियर हो गया होगा। कॉर्नर्स को एक्सिस बोलते हैं, कॉर्नर्स को एक्सिस बोलते हैं। रूम, क्यूब जैसे रूम जो होता है, किसी एक कॉर्नर में आप देखो, आपको तीन लाइन दिखती हुई दिखेंगी। जो पर्टिकुलर कॉर्नर आपको दिखेगा वही पर्टिकुलर कॉर्नर आपका ऑरिजिन होगा। जो पर्टिकुलर कॉर्नर आप देख रहे हो वो पर्टिकुलर कॉर्नर ऑरिजिन है। उस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जो तीन लाइन आ रही है, एक ऊपर, एक इधर, एक उधर, क्या है? तीन एक्सिस है। ठीक है, अब उसी एक्सिस में जो आपको तीन दीवार दिख रही होगी, इधर इधर इधर, वो आपका क्या है? प्लेन है। अब प्लेन कैसे बताएंगे? देखिए, अगर आप इस वाले पर्टिकुलर एक्स वाले दिशा की बात करें, इस वाले एक्स मतलब आप इधर आओ, ऐसे ऐसे, तो आप कैसे बोलोगे? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। अब बहुत बार स्टूडेंट्स को ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स करते करते वो डी सबशेल में याद आ जाता है। मुझे याद आ गया था, जैसे हम डी में पढ़ते हैं ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये क्या रहता है? ओरिएंटेशन से रहता है, डायरेक्शन से रहता है। ये आपका क्या है? 3 डायमेंशन में जो आपका पर्टिकुलर एक्स वाई जेड है उस पर्टिकुलर प्लेन की बात होती है डी सेक्शन में। जैसे हम डी सेक्शन में एक्सिस से काम चला लेते थे एक्स वाई जेड, पर इस पर्टिकुलर डी सेक्शन में हम प्लेन की बात करते हैं। इसीलिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कोई एक्सिस नहीं होता, ये प्लेन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, 3 एक्सिस इन 3 डायमेंशन। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर मुझे आपको क्या समझाया है? प्लेन समझाया है। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अब प्लेन कैसे मानोगे? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मॉलिक्यूलर तो मैं आपको नहीं बता दूँ क्योंकि मॉलिक्यूलर इज नथिंग बट एक 2 डायमेंशन आप समझोगे किसी एक मॉलिक्यूल को और कट करो, 2 डायमेंशन को कट करो, तभी होगा मॉलिक्यूल, तभी होगा। इसलिए मैं आपको मॉलिक्यूलर नहीं बताऊँगी, और डायगोनल भी नहीं बताऊँगी कि डायगोनल इज नथिंग बट आप कोई भी एक कॉर्नर से उसका ऑपोजिट कॉर्नर में जाओगे तो डायगोनल बनेगा, और डायगोनल में टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मुझे आपको पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मुझे आपको पढ़ना है। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया कंप्लीट। अब हमको पढ़ना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब फोल्ड मतलब कितना बार हम एक मॉलिक्यूल को रोटेट करें जिससे हमको उसमें आइडेंटिकल फॉर्म में वो मॉलिक्यूल मिल जाए। ठीक है,
तो इसका एक फॉर्मूला होता है विच इज हम सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लाइक सी एन इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एन। स्टीरियोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट के तौर पर दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, तरीका भी सेम होता है, बस कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री सी एन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एन। यहाँ पर आप क्या करोगे कि एन का हम कितना वैल्यू दें जिससे हमारे पास 360 डिग्री आ जाए। एन इज द नंबर ऑफ रोटेशन। ओके, देखिए एक्सिस को बनाया गया है कि उसके अकॉर्डिंग उसके अलावा हम क्या करें, मॉलिक्यूल या कोई भी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को रोटेट करें। 360 डिग्री अपॉन एन का यही मतलब है कि हमारे पास कितने बार रोटेशन होगा। एन कोई भी हो सकता है, अगर 1 बार मतलब एक ही बार रोटेशन से 360 डिग्री कर दो। अगर एन इज इक्वल्स टू 2 हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 को 360 से डिवाइड करने में 180 डिग्री आता है, मतलब 180 डिग्री एक बार रोटेट हुआ 180 डिग्री, दूसरी बार रोटेट करोगे 360 डिग्री, तो 2 बार रोटेट करने में 360 डिग्री मिलेगा, मतलब एक एक रोटेशन में 180 डिग्री मिलेगा। वाई? क्योंकि एन का वैल्यू 2 रखा गया है। तो हर एक टाइम में जो सी एन होता है उसका अलग अलग नाम होता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एन, वेयर एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि 5 बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाता है, इसलिए 5 से ज़्यादा पॉसिबल तो अभी तक हुआ नहीं। तो 1 2 3 4 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 2 3 4। 1 में इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि 1 बहुत ज़्यादा कॉमन है। जाहिर सी बात है, आप खुद को देखो, मुझे देखो, अगर मैं 360 डिग्री घूम जाऊँगी तो बहुत सारी सी बात है कि मैं जैसे हूँ वैसे अगेन प्लेटफॉर्म आ जाऊँगी। पर अगर मैं आपको ये पूछूँ कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कौन सा फोल्ड करने में हमारे पास वही आइडेंटिकल फॉर्म आएगा, तब थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ कि अब देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि आप 2 रखोगे तो 180 डिग्री में वो ऐसे दिखेगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, पर हम कैसे देखेगा, ठीक है, मतलब उसको बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है और थोड़ा सा नया हम कर ही रहे हैं IT क्वेश्चन IT के टॉपिक्स, तो वैसे ही हम पढ़ेंगे जैसे पढ़ना चाहिए। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी वही सेम डेफिनेशन था कि हर एक रोटेशन के बाद हमको जो फॉर्मेट दिखेगा स्ट्रक्चर में वो इनडिस्टिंग्विशेबल होगा, मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि आपने रोटेशन किया है या नहीं। तो ये एन जो है ये हमको बहुत सोच समझ कर रखना है। पता है एन इज इक्वल्स टू 2 रखने से 180 डिग्री आएगा, 2 बार फोल्ड करने से 360 आ ही जाएगा, पर जाहिर सी बात नहीं है कि आप जो 2 बार फोल्ड कर रहे हो, 2 बार रोटेट कर रहे हो, उस रोटेशन के अकॉर्डिंग वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसमें इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म दिखी जाए, इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म भी होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं जब छोड़ी थी तो मुझे बहुत बार डाउट आया था कि इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म हम हमारे पास मॉलिक्यूल का प्रैक्टिकली होगा नहीं, ठीक है, जैसे मेरे पास अभी चौक है, ये हैंकर शेप है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है ऐसे मैं हाथ में पकड़ के देखूँगी और ऐसे खेलते रहूँगी कि अरे ये तो इनडिस्टिंग्विशेबल आ गया, अरे ये तो आइडेंटिकल आ गया, चलो इसमें C2 C3 लगा दे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सब जो भी बात हो रही है ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर चर्चा हो रही है, क्रिस्टल्स के ऊपर चर्चा हो रही है, मतलब हमारे पास जो भी फॉर्मेट आएगा वो किसी न किसी ट्रिक से आएगा। C2 C3 C4 कब होगा ये हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंग उसका हाइड्रोकार्बन्स के अकॉर्डिंग उसका कैसा प्लेन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखी जाती है, कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, ये हम तब पढ़ेंगे। पर अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्रिस्टल्स के अकॉर्डिंग बात होगी, उसके एग्जाम्पल्स अलग होंगे। ज़्यादातर हम अभी एग्जाम्पल्स की चर्चा नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम कितने बन सकता है ये चर्चा करेंगे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 जितना होगा उससे इनडिस्टिंग्विशेबल रोटेशंस कितने होंगे, 360 डिग्री कितना रोटेशन करने के बाद आएगा, 360 डिग्री अगर मैं कोई भी मॉलिक्यूल को रोटेट कर दूँ, जाहिर सी बात है कि वो अगेन आइडेंटिकल फॉर्म में आ जाए। तो C1 में ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, C2 C3 C4 ये 3 जो रोटेशंस हैं, 3 जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। ये 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भले सॉलिड स्टेट में हो, भले स्टीरियोकेमिस्ट्री में हो, क्वेश्चन आते हैं।
आप अप्लाई करोगे एग्जाम के टाइम में, ये वाला फॉर्मूला लिख के आओगे और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्यूब के अकॉर्डिंग कैसे कैसे हम देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आज हम वो डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सॉलिड स्टेट चैप्टर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलोग्राफी। मुझे क्यों बनाना पड़ेगा, देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक्स वाई जेड एक्सिस तो होगा, 3 डायमेंशन की बात, सही सी बात, एक्स वाई जेड एक्सिस होगा, इसके पैरेलल जो भी आपको प्लेन्स दिखेंगी सब वही आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस माने जाएंगी। और यहाँ पर आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक्स एक्सिस को मान लो ये है, वाई एक्सिस मान लो ये है और जेड एक्सिस मान लो ये है, एक्स वाई जेड। तो अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो इसके अलावा मुझे रोटेशन चाहिए। इस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम बोलते हैं, सिंपल आप इसको बोल सकते हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाइक C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसका हम शॉर्ट में AOS बोलते हैं। C4 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वाले क्यूब में आप कोई भी एक एक्सिस लो, कोई भी एक एक्सिस लो, सेंटर एक्सिस लो, अब यहाँ पर आप सेंटर एक्सिस में देख सकते हो, यहाँ पर ये तो पर्टिकुलर कॉर्नर एक्सिस है, पर आप सेंटर में भी आप देख सकते हो। सेम एक्सिस की बात हुई है, एक्सिस की कॉर्नर टू ऑल द पैरेलल पोजीशंस आर एक्सिस ऑफ द प्लेन के अकॉर्डिंग एक एक्सिस आपको उसमें सुई जैसे एज्यूम करना है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई एक एक्सिस अज्यूम करूँ, एक्स एक्सिस, तो आप बताओ कि इसके अकॉर्डिंग जो रोटेशन होगा वो कुछ ऐसा नहीं होगा। अब मैं मुझसे एग्जाम्पल दिखाऊँ, देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक 3 डायमेंशन क्यूब है। अब इस क्यूब में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को मानना है कुछ ऐसे परपेंडिकुलर टू दी वाई जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस बुक को रोटेट करने की कोशिश करूँ तो कैसे होगा। अब अर्थ को ही अपना एक्सिस समझते हो ना, एक आपका पोल रहता है एक्सिस और अर्थ उसके रेस्पेक्ट में रोटेट करता है, रोटेशन करता है, डे नाइट चेंजेस होता है, वही एक्सिस की बात कर रही हूँ। ये एक्स एक्सिस है, बुक को मुझे रोटेट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के अलावा। तो जो बुक रोटेट होगा वो ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होगा रोटेट। तो इसी को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस के अलाउ रोटेशन। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलाउ रोटेट करूं, क्वेश्चन आता है कि मैंने एक्स एक्सिस के अलाउ रोटेट तो कर दिया, पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूछती है कि आप रोटेट तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, पर कितना रोटेशन करने के बाद आपको आइडेंटिकल फिगर मिलेगा, ये मेरा क्वेश्चन। तो मुझे पता है कि C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री करने से एक्स एक्सिस के अलावा मेरे पास 4 रोटेशन करने के बाद 360 डिग्री आ जाएगा, विच इज एन आइडेंटिकल फिगर, राइट। जैसे मेरे पास C4 फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला लिख कीजिए, C4 इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 4, कितना हो जाएगा, 4 9 से 36 और 4 0 से 90 डिग्री, मतलब ईच रोटेशन कंटेन्स 90 डिग्री एंगल। मतलब अगर मैं इसको एक बार रोटेट करूँ कुछ ऐसे 90 डिग्री रोटेशन हो, 90 डिग्री रोटेशन हुआ तो मेरे पास ये क्यूब ही है, ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म। ये जो पर्टिकुलर मैंने रोटेट किया फिर से 90 डिग्री, ये इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म है, पर मेरे पास 2 बार रोटेशन हो गया, अभी तक वो आइडेंटिकल फिगर नहीं मिला मुझे। अब यहाँ पर मेरे पास 3rd रोटेशन हुआ 90 डिग्री का, इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म। नेक्स्ट आई हैव रोटेटेड अगेन, यहाँ पर मेरे पास 4 रोटेशन होने के बाद आइडेंटिकल फिगर मिल गया। 4 फोल्ड एक्सिस यही कहता है कि 360 डिग्री कब आएगा, जब एक्स एक्सिस के अलावा मैं मूव करूँ 4 रोटेशंस, एक रोटेशन 90 डिग्री देगा, 90 डिग्री रोटेशन 4 बार करने के बाद हमको 360 डिग्री मिलेगा, जाहिर सी बात है, पर एक्स एक्सिस के अलावा मिल जाएगा। अब स्टीरियो केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंजेस रहता है। अब देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री
सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड स्टेट स्टीरियोकेमिस्ट्रीज के जो मतलब स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना पड़ेगा फ्रीजिंग व्रीजिंग करके, तब आपका सॉलिड बनेगा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। पर स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसमें इतना ही फर्क है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों को अगर मैं रोटेट करूँ, तीनों रोटेशंस में, तीनों एक्सिस के अलावा रोटेशन में ही मुझे 360 डिग्री अपॉन 4 का ही कंसेप्ट है। मतलब 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग मुझे 4 बार रोटेशन करने में ही 360 डिग्री मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप वाई एक्सिस के अलावा मूव करवा रहे हो, वाई एक्सिस मतलब कुछ ऐसे है और इसके अलावा ऐसे ऐसे मूव करेगा तो आपको कुछ अलग फोल्ड मिल जाएगा, नहीं आपको 4 फोल्ड ही मिलेगा। इसको 4 फोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 फोल्ड। लिख देते हैं 4 फोल्ड, क्योंकि C4 को हम और क्या नाम बोल सकते हैं? 4 फोल्ड एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS। ठीक है, समझ आएगा ना? एक्स वाई जेड 3 एक्सिस में ही हम अगर रोटेट करें, 3 एक्सिस के एक साथ नहीं, मतलब एक ही एक्सिस के अलावा, तो मेरे पास C4 आएगा, C4 आ जाएगा। ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो गया? समझ आया? समझ आ गया? कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लेना कॉलेज, ठीक है? बता दूँ? अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेरे पास कितना आ गया? एक्स वाई जेड 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग मेरे पास 3 फोल्ड मतलब 3 सिमेट्री बन सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन से हो रहा है। तो 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, रेक्टेंगुलर समझ सकते हो। अब हमको अगेन डायगोनल देखना है, डायगोनल देखना है, इसका भी डायगोनल है। इसका डायगोनल कैसे होगा? सेम एक्सिस को हमको एज्यूम करना है, एक्सिस को एज्यूम करने के बाद हम डायगोनली इसको मूव करेंगे। अगेन डायगोनली 2 पॉसिबिलिटीज, one from corner, one from another from your edges। ठीक है, इसको मिटा दो, टाइम करके देख लीजिए। नोट्स बना रहे हैं साथ साथ। डायगोनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन शॉर्ट AOS। क्या से AOS बोलते हैं इसको? डायगोनल AOS स्ट्रक्चर क्यूब बन गया। क्या क्यूब है? इसमें मुझे डायगोनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री चाहिए। वही अकॉर्डिंग टू फेस देखिए, मेरे पास 4 आएगा, जैसे सेम प्लेन में था, एक्सिस में भी वही सेम आएगा। पर इस बार क्वेश्चन आता है कि कितना फोल्ड होगा, कितना डिग्री रोटेशन से सेम आइडेंटिकल फिगर मिलेगा। तो आप लिख लीजिए C3 फोल्ड, मतलब इसको मुझे बोलना चाहिए 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री अकॉर्डिंग टू डायगोनल AOS ऑफ फेस कॉर्नर 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 फोल्ड। डाउट तो नहीं है? आया समझ? आया समझ? C3 इज इक्वल्स टू 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि हमारे पास जो रोटेशन होगा वो 3 बार होगा। अब एक एक रोटेशन में कितना डिग्री फाइंड करना बहुत इजी है। क्या करोगे? C3 इक्वल्स टू 360 अपॉन 3। अच्छा, 3 के टेबल में 36 आता है क्या? बिल्कुल आता है। 3 1 0 120 डिग्री, मतलब एक एक रोटेशन से 120 डिग्री का एंगल मिलता है। तो 3 बार रोटेशन करने से मेरे पास डायगोनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास टोटल आते हैं 4, क्योंकि यहाँ पर एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार वीडियो को देखिए, समझ आता है। यहाँ से अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इमेजिनरी सोचूं तो इसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगा ऐसे, और कितने बार? 3 बार। यहाँ से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी बार? 3 बार। ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज डायरेक्शन में, तो 4 यहाँ बन गया।
नेक्स्ट हमारे पास और कौन सा बचा, डायगोनल हो गया। अब हाँ, डायगोनल में एक और बाकी है बाई एजेस। यही बता देती हूँ, बाई एजेस मतलब एक एक क्यूब से काम हो जाएगा। ये क्यूब है। अब ये क्यूब में बाई एजेस मतलब 12 एजेस, 12 एजेस को एक दूसरे से डायगोनली ज्वाइन कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये जो पर्टिकुलर है यहाँ, ये जो पर्टिकुलर है ये कहाँ जाना होगा, यहाँ पर है ना, सेंटर से आपको दिखना है ना, ये यहाँ है ना, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला इधर इधर है ना, और 1 2 3 ये वाला इधर इधर 4 और ये वाला इधर। टोटल 6, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है पर हाँ 6 होता है। आपको समझ आ गया होगा, अगर प्लेन और सिमेट्री आपको समझ आएगा, ठीक है। तो 6 होते हैं किसमें, एजेस में। टोटल कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक बार इसका फ्लो चार्ट बना के देख लेते हैं कि कितना हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री काउंट करने